भारत के पास जज्बा था, जुनून था, लेकिन इंग्लैंड के पास टेस्ट क्रिकेट में एक जीत का सुकून था। बहुत बड़ा फर्क है। अगर मौके जो भारत के पक्ष में लड़ने के लिए आए उनका स्वागत किया होता तो आज भारत 3-0 आगे होता। यह पक्का है। इस सीरीज में भारत का कुछ ऐसा हाल रहा है, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गुड इंटेंशंस डाई अनलेस दे आर एग्जीक्यूटेड, और छोटी छोटी चीजों से ही पूर्णता मिलती है। पूर्णता कोई छोटी चीज नहीं है गुरु। अगर आज मैं उस छोटी सी उदाहरण की बात करूं जो कि बहुत बड़ा फर्क डालती है, 63 एक्स्ट्रास दिए हैं भारत ने इस मैच में, 63 कंपेयर टू इंग्लैंड 30, और जीत और हार का फर्क 20-22 रन का था। अब आप देखिए कितना बड़ा फर्क है। जब अंत में आती है ना कहानी, उचित को जान के उस पर अमल ना करना, यह भी हार का बहुत बड़ा कारण है। कल स्पष्ट शब्दों में मैंने कहा था कि 18 ओवर पुरानी गेंद है, 30 के बाद ये गेंद सॉफ्ट हो जाता है, पिल्ला हो जाता है, और कहीं ना कहीं खेलना बड़ा आसान हो जाता है। और आप देखा ना कि 30-35 ओवर के बाद बुमराह ऐसे खेल रहे थे जैसे डॉन ब्रैडमैन खेल रहा होता है। इतना चौड़ा बल्ला, 54 गेंद बीट नहीं हुए। फिर जब वो शॉर्ट बॉल किया तो फिर हल्का सा फुट मूवमेंट में बदलाव आया। वैसे ही खूंटा गाड़ के मोहम्मद सिराज भी खड़े रहे। लेकिन अंत में आप इस बात को समझ लीजिए कि पहले 10 ओवर में अगर भारत की विकेट ना गिरती तो आप सोच सकते हैं कि भारत एक तरफा इस मैच को जीतता। समय और जगह का औचित्य है, और समय खूबसूरत मोहतरमा के लिए भी गुरु रुकता नहीं है। वो 10 ओवर में 3 बड़े विकेट गिरे। पहला, ऋषभ पंत पैर नहीं हिले, जगह पे थी। नॉर्मली वो पैर थोड़ा सा आगे आता है, लेकिन उस वक्त पैर नहीं हिले, और आर्चर 145-150 गेंद पड़ के बाहर। केएल राहुल गॉट अ ब्यूटीफुल बॉल, बहुत जबरदस्त गेंद थी वो, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, मतलब 7th विकेट में पिच होके गेंद मिडिल स्टंप की तरफ आई। और उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर इनिशियली आए थे, वो भी उस पेस को जांच ना पाए, भाप ना पाए। अब वो 3 विकेट गिरने के बाद एकदम से हड़कंप मच गया, और ऐसा लगने लगा कि 80-20 हार हो गई है। लेकिन फिर वो पार्टनरशिप आई, क्योंकि गेंद पुराना हो गया था। वो पार्टनरशिप आई और नीतीश रेड्डी जस्ट एट द स्ट्रोक ऑफ लंच आउट हुए। मतलब किए कराए के ऊपर पानी फिर गया, गुड़ गोबर हुआ। और उसके बाद बुमराह की और खास तौर पे जडेजा की तारीफ करनी पड़ेगी। देखिए ऑलराउंडर्स का जहां जिक्र आएगा ना भारतीय क्रिकेट में, तो सबसे पहले कपिल देव साहब, और उसके बाद अश्विन और जडेजा का नाम आएगा। अश्विन एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर और जडेजा एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, दोनों कमाल। और जब से जडेजा फॉर्म में आए हैं, लगातार 50 पे 50 बनाते जा रहे हैं, 4-5 50। वो लोअर ऑर्डर ऐसा लग रहा है यार इज पुटिंग द टॉप ऑर्डर टू शेम। लेकिन अगर इस टेस्ट मैच को मैं रिव्यू करूं, और मैंने कहा था कि भाई अगर मौके लिए होते तो बात ही अलग होती, क्योंकि इतनी तारीफ हुई है। और देखिए यह भी कहना जरूरी है कि अनुभूतियों के सरोवर में ही आत्मविश्वास खिलता है। वो अनुभव जैसे जैसे आएगा, भारतीय टीम बेहतर होती चली जाएगी। शाबाश तो है, लेकिन शाबाश जीत के लिए काफी नहीं है। पहले दिन वो शाबाश इसलिए दे रहा हूं कि बेसबॉल जो है वो बक्से में चली गई थी, और इंग्लैंड को अपने एटीट्यूड में बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए भारत ने मजबूर कर दिया। और पूरे दिन खेलते हुए 254, अब याद करके देखिए, लास्ट डे 350 रन चेज कर दिए थे पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने, और भारत रोक नहीं पाया था। लेकिन यहां पे आके 254 पे 4 आउट किए, और एकदम से जैसे कह रहे हैं पूर्ण विराम, वो तेज स्कोरिंग को लगाया। लेकिन अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन भारत पूरी तरह से कब्जे में ले ली गेंद, 3 विकेट बुमराह लिए, 271 के ऊपर 7 आउट थे। फिर जो गिल का स्वभाव है उसके अनुकूल अगर वो चल रहे थे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे थे।
गिल क्रोध के घोड़े पे सवार हो गए। बहुत सारी बहस हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि शांत मन जो होता है ना, वो उस झील की तरह होता है जिसमें चंद्रमा भी पूर्णिमा का नीचे दिखता है, और विचलित मन उसी लेक में जब मिट्टी ऊपर उठती है ना तो कुछ नहीं दिखता नीचे, तो फिर धुंधला दिखने लग जाता है। तो वो झल्लाहट हुई और गेंद बदली गई। अब आप देखिए 271 के ऊपर 7, 300 बनने चाहिए था, 371 तक स्कोर चला गया। मतलब वो 100 रन एक्स्ट्रा, चलो बराबरी पे आए। और उसके बाद जब डे 3 की बात आती है तो गुरु ऋषभ पंत और केएल राहुल की वो खूबसूरत पार्टनरशिप, बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप थी। एंड तक आप 119 रन बना चुके हो, लास्ट ओवर में बिफोर लंच ऋषभ पंत वो सिंगल लेने गए और रन आउट हो गए। अब वो था इनवाइटिंग ट्रबल। इनवाइटिंग ट्रबल इज एज इजी एज पाई, बट द कैरिंग चार्जेस रन प्रीटी हाई। मुसीबत जो है ना वो घोड़े पे चढ़ के आती है और पैदल वापस जाती है, हाथी के मुंह आती है और चींटी के मुंह जाती है। बहुत मुश्किल है फिर उससे रिकवर करना। अब भैया अगर आप उसके बाद देखिए तो बहुत सारा खेल मतलब एक तरह का गिफ्ट था। अगर मैं एक्स्ट्रास की बात करूं, अगर मैं गिल जिस तरह से सेकेंड इनिंग्स में आउट हुए आते, तो वो भारतीय टीम जिस तरह खेलती है वो उसे दर्शाता नहीं है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। और मैंने ये दूसरी बार एक्स्ट्रास का मुद्दा उठाया। देखिए ये आपके कंट्रोल में है। 63 एक्स्ट्रास इन अ टेस्ट मैच इज ह्यूज। अब मैं अगर उन मौकों को गिनाने लगूं कि भैया कहां कहां वो मौके आए और कहां कहां वो मौके चले गए, तो बात अलग होगी। लेकिन एक बात पक्की है कि भारतीय टीम लड़ी, खूब जुझारूपन दिखाया। लेकिन कल भी कहा था, आज भी कहता हूं और परसों भी कहूंगा कि यू रेट एबिलिटी इन मैन बाय व्हाट दे फिनिश। काबिलियत का आंकलन होता है कहानी को खत्म कैसे करते हो। इतिहास भी उसी का लिखा जाता है जिसका आगाज नहीं अंजाम अच्छा होता है। जब ऐन मौके के ऊपर अंजाम वाली बात आई तो मुझे लगा कि भारतीय टीम छोटी छोटी गलतियों की वजह से पछड़ गई और मुझे मेरे जख्मों पे मानो नमक छिड़क दिया किसी ने। ब्रिजटाउन बार्बाडोस आज भी याद है। उस टेस्ट मैच का हिस्सा था मैं। सचिन तेंदुलकर हमारे कप्तान थे। चौथी इनिंग्स में जीत के लिए 120 रन चाहिए थे, वो भी वेस्ट इंडीज में, उस महान टीम के खिलाफ। और गुरु हम 89 पे ऑल आउट हो गए थे। हालांकि वो विकेट जो थी वो बड़ी खूंखार किस्म की आग उगलने वाली विकेट थी। कहाँ कब बाउंस हो जाए, कब विकेट की पप्पियां लेती हुई गेंद जाए, कुछ पता नहीं था। लेकिन फिर भी हार तो हार है, हजम करना बड़ा मुश्किल है। अगर आपने देखा हो 150 करोड़ हिंदुस्तानी और ख़ास तौर पे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऐसा लग रहा था इंग्लैंड नहीं खेल रहा, भारतवर्ष खेल रहा है। जितने गेंद बुमराह ने रोके, जितने गेंद मोहम्मद सिराज ने रोके और जितने आगे आके शॉट्स मारे जडेजा ने, हर एक शॉट के पीछे गुरु 150 करोड़ बंदे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, आस के साथ, विश्वास के साथ। आज भी वो आशा की बेल ये मानने को तैयार नहीं है कि भारतीय टीम वहां कोई और जलवा नहीं करेगी। यही मानने के लिए तैयार है कि वो अपनी गलतियों से सीखेगी, ठोकर लगे मैं सीख पाता हूं, और अग्रसर होगी उन्नति और प्रगति की तरफ। बेस्ट ऑलवेज टू द इंडियन टीम।